नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो काफी जटिल है और लगातार बदल रहा है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा का ये गाना तो याद ही होगा। मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी। ये लाइन सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक जमाने की पहचान है, एक गहरी ऐतिहासिक दोस्ती की गवाह। और आज की विदेश नीति को समझने के लिए इसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इस रिश्ते की नींव को ही समझते हैं। ये वो दोस्ती है जो शीत युद्ध के दौर में बनी थी, एक ऐसी दुनिया में जो आज से बिल्कुल अलग थी, और आज की इस बदलती दुनिया में भी ये दोस्ती कायम है। इस रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। देखिए 1950 के दशक में जब भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ था, तब ये दोस्ती बहुत मजबूत हुई। फिर आया 1991, सोवियत संघ टूट गया, भारत पश्चिम के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, लेकिन तब भी ये रिश्ता बना रहा। 2000 के दशक में भारत ने अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ाईं, लेकिन आज जब दुनिया फिर बदल रही है, ब्रिक्स जैसे मंच उभर रहे हैं, तो इस पुरानी दोस्ती की अहमियत एक बार फिर सामने आ रही है। लेकिन अब सालों पुरानी ये दोस्ती अपनी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती का सामना कर रही है, और इसकी वजह है एक अकेली घटना, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को एक ऐसे कूटनीतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता मुश्किलों से भरा है। सोचिए, एक तरफ है पुराना दोस्त रूस और दूसरी तरफ है पश्चिमी देश जो भारत के नए रणनीतिक साझेदार हैं। यहीं से भारत के बैलेंसिंग एक्ट की असली परीक्षा शुरू होती है। तो हुआ ये कि पश्चिमी देशों ने रूस पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए, और उनकी उम्मीद थी कि दुनिया के सारे देश खुलकर रूस की निंदा करेंगे। लेकिन भारत ने यहां एक अलग रास्ता चुना। उसने मानवीय संकट की तो निंदा की, पर रूस की सीधी आलोचना करने या प्रतिबंधों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जाहिर है, अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह बात पसंद नहीं आई। तो सवाल ये उठता है कि भारत आखिर ये नाजुक संतुलन साध क्यों रहा है? ऐसा क्या है कि वो न इधर जा सकता है न उधर? इसका जवाब दो बड़ी वजहों में छिपा है, कहें तो दो मजबूरियों में। चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि भारत के इस रुख के पीछे की असली वजहें क्या हैं। ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, इसके पीछे हैं भारत के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हित। और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है सुरक्षा। ये देखिए, भारत के लगभग 60 से 70% सैन्य साजो सामान, मतलब हथियार, टैंक, फाइटर जेट्स, सब रूसी मूल के हैं। अब सोचिए, जब पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे देश हों, तो क्या अपनी डिफेंस की इस रीढ़ की हड्डी को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सुरक्षा के अलावा एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण भी था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर किया। भारत ने यह तेल खरीदना जारी रखा। इससे एक तरफ भारत की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और देश को आर्थिक फायदा भी हुआ, वहीं दूसरी तरफ रूस को भी एक नया बाजार मिल गया। तो इन दोनों बातों को अगर हम जोड़कर देखें, चाहे वो रक्षा की मजबूरी हो या आर्थिक फायदा, ये सब फैसले एक ही नीति की तरफ इशारा करते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। मतलब किसी भी बाहरी दबाव से पहले देश की अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सबसे ऊपर है। लेकिन भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट सिर्फ रूस और पश्चिम के बीच का नहीं है। आज की दुनिया कई पावर ब्लॉक्स में बटी हुई है, और भारत को इन सभी के बीच से अपना रास्ता निकालना है। ये तस्वीर भारत की मुश्किल को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वो क्वाड का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वो हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते असर को रोकने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ही तरफ वो ब्रिक्स प्लस का भी एक अहम सदस्य है, जिसमें वो रूस और चीन के साथ मिलकर पश्चिम के आर्थिक दबदबे को चुनौती दे रहा है। मतलब एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग नाव की सवारी। ये आसान नहीं है, और भारत ब्रिक्स को नजरअंदाज कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब ब्रिक्स प्लस देशों की जो कुल आर्थिक ताकत है, वो G7 देशों से भी ज्यादा हो गई है। आप देखिए, ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स प्लस का हिस्सा 31.5% से ज्यादा है, जबकि G7 का 30%। यह साफ संकेत है कि दुनिया में शक्ति का केंद्र बदल रहा है, और भारत इस नए केंद्र का एक अहम हिस्सा है। और इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा पेचीदा बनाता है चीन और पाकिस्तान का गठजोड़। चीन की एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स,
इसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिससे वो भारत को घेर सके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक भी इसी का हिस्सा है। ये सब मिलकर भारत के लिए एक सीधा सुरक्षा खतरा पैदा करते हैं और यही खतरा रूस के साथ रक्षा साझेदारी को बनाए रखने की जरूरत को और भी पक्का कर देता है। तो इन सारे दबावों और चुनौतियों के बीच सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत एक 4 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना। मतलब किसी एक गुट से बंध कर नहीं रहना, बल्कि अमेरिका, रूस, यूरोप सबसे रिश्ते बनाकर चलना। दूसरा, रूस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को एक नए लेवल पर ले जाना। सिर्फ खरीदार बनकर नहीं रहना, बल्कि साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाना। तीसरा, क्वाड जैसे मंचों के जरिए पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते और गहरे करना। और चौथा, अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर चीन के असर को कम करना और इलाके में अपनी लीडरशिप को मजबूत करना। तो एक बात तो साफ है, भारत और रूस का रिश्ता अब पहले जैसा ऑटोमैटिक नहीं रहा। ये अब एक बहुत ही डायनामिक पार्टनरशिप है जिसे आज की बदलती दुनिया की सच्चाइयों को देखते हुए बहुत सावधानी से आगे बढ़ाना होगा। और ये हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक पुरानी दोस्ती एक नई और बदलती हुई दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएगी? क्या भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक विश्वास और पश्चिम के साथ अपने नए रणनीतिक हितों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन साध पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।